आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ अ क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में एक सीक्वेंशियल सर्किट का डायग्राम दिया रहेगा और उस सर्किट डायग्राम की हेल्प से हम स्टेट इक्वेशन लिखेंगे। पहले स्टेट इक्वेशन आने के बाद हम स्टेट टेबल लिखेंगे और स्टेट टेबल आने के बाद हम उससे स्टेट डायग्राम बनाएंगे। मतलब आपको गिवन सर्किट का स्टेट डायग्राम कैसे बनाना है, उसके लिए क्या स्टेप्स होते हैं, वो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अभी स्टेप्स तो आपने देख लिया कि सर्किट डायग्राम गिवन होगा, स्टेट इक्वेशन उसके बाद लिखेंगे, स्टेट टेबल उसके बाद लिखेंगे और उसके बाद स्टेट डायग्राम होगा। तो अब यहाँ पर हमको जो क्वेश्चन है गिवन, उसमें ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ये आपका कंप्लीट गिवन सीक्वेंशियल सर्किट है। अब इस सीक्वेंशियल सर्किट में आपको कुछ गेट्स दिख रहे होंगे और 2 फ्लिप फ्लॉप दिख रहे हैं, है ना। तो ये जो गेट है और ये फ्लिप फ्लॉप है, इनको सिंबल से आपको पहचानते आने चाहिए। तो यहाँ पर जैसे डी है तो ये डी लिखा है, मतलब ये डी फ्लिप फ्लॉप है ना। डी फ्लिप फ्लॉप है 2, ये एंड गेट है, ये और गेट है और मैं यहाँ पर सारा लिख देती हूँ। ठीक है, तो हमने इस तरह से हमारे सीक्वेंशियल सर्किट के कंपोनेंट्स सारे आइडेंटिफाई कर लेने हैं। उसके बाद अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो इनपुट में जा रहा है वो देखिए, एक तो एक्स आपका इनपुट रहेगा, ये एक्स है ना। ये देखिए ये एंड गेट में जा रहा है, इस एंड गेट में भी गया है, इस एंड गेट में भी गया है और ये वाला एक्स यहाँ पर नॉट गेट के थ्रू, मतलब यहाँ पर एक्स कॉम्प्लीमेंट मिला है और वो इस एंड गेट को गया है ना। तो एक इनपुट आपका एक्स हो गया है और दूसरा इनपुट है जो ये डी फ्लिप फ्लॉप का प्रेजेंट स्टेट का जो आउटपुट है ना। ये वाला हमारा ए फ्लिप फ्लॉप है और ये वाला बी फ्लिप फ्लॉप है। तो इसका जो आउटपुट है उसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अभी प्रेजेंट टाइम पर आउटपुट आपका ए टी से रिप्रेजेंट हुआ है। और इसके जस्ट बाद की जो जब हम यहाँ पर एक नेक्स्ट क्लॉक पल्स देंगे, वो देने के बाद जो आउटपुट मिलेगा वो नेक्स्ट स्टेट का होगा, तो वो रिप्रेजेंट करेंगे हम ए टी प्लस 1 से, है ना। तो प्रेजेंट आउटपुट को हम ए टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर मिलता है, इसलिए इसे ए डैश टी लिखा है। और बी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट होगा बी टी और इसका कॉम्प्लीमेंट बी डैश टी। तो ये जो बी टी है ये यहाँ पर फिर से इनपुट में गया है, ए टी यहाँ पर फिर से इनपुट में गया है। तो आपके 3 इनपुट हुए हैं, ए टी, बी टी और आपका यहाँ पर ए डैश टी भी इनपुट हुआ है। यहाँ पर देखिए, है ना, ये वाले एंड गेट का एक इनपुट ए डैश टी है और एक्स, ये आपके इनपुट्स हैं। और आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट में आपका आउटपुट होगा, आपको एक तो ये ए मिल रहा है, ये आपका आउटपुट है ए, यहाँ पर उसका कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, यहाँ पर बी आउटपुट है और बी का कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है और साथ में एक थर्ड आउटपुट आपका वाई है ना। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने आउटपुट की इक्वेशन लिखनी है। आउटपुट को हमने इनपुट्स के फॉर्म में लिखना है कि आउटपुट इज इक्वल टू हमारे जो इनपुट जो फीड होंगे उस हिसाब से क्या आने वाला है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि डी फ्लिप फ्लॉप का वर्किंग कैसे होता है। डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि जब आप क्लॉक ट्रिगर करते हैं उस टाइम पर जो डी की वैल्यू होगी वो डी की वैल्यू आउटपुट में रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पर हम अगर डी की वैल्यू निकाल लेते हैं तो वो डी की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पर क्लॉक एंटर करेगी, आपकी ट्रिगर करेगी क्लॉक, तो आउटपुट में वो नेक्स्ट स्टेट में डी की वैल्यू ही आ जाएगी। सेम केस नीचे वाले डी फ्लिप फ्लॉप में भी होगा। तो मतलब हमको बेसिकली इन दोनों फ्लिप फ्लॉप के इनपुट निकाल लेने हैं। तो इनके इनपुट निकालने के लिए आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो फर्स्ट एंड गेट है इसका इनपुट देखिए, पहला इनपुट देखिए ये ए टी, मतलब अभी प्रेजेंट स्टेट का जो आउटपुट है वो यहाँ पर फीडबैक हो रहा है ना। तो ये सीक्वेंशियल सर्किट वही होते हैं जिसमें इनपुट में आप आउटपुट जो आता है उसको फिर से फीडबैक करते हैं, तभी ये सीक्वेंशियल सर्किट कहलाते हैं। तो ये यहाँ से ए टी आया, ये यहाँ पर आपने ए टी दिया, इस तरह से डॉट का मतलब है कि यहाँ पर ये कनेक्शन यहाँ गया है और यहाँ पर डॉट नहीं है तो ये दोनों यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है, ये इसका मीनिंग होता है। अब यहाँ से आपने एक्स से वायर लिए, मतलब एंड गेट के 2 इनपुट हुए ए टी और एक्स, तो एंड गेट का आउटपुट हो जाएगा, तो एंड गेट का आउटपुट हो जाएगा एक्स ए टी। इसी तरीके से ये दूसरा एंड गेट है, उसके दोनों इनपुट है, देखिए आप ये एक ये बी टी से गया है और दूसरा इनपुट है एक्स, तो यहाँ पर एंड गेट का आउटपुट हो जाएगा एक्स बी टी। अब ये दोनों जा रहे हैं और गेट को, तो इन दोनों के बीच प्लस साइन लग जाएगा, तो ये आपका डी आ गया। मतलब आपका ए टी प्लस 1 क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या बनेगी, ए टी प्लस 1 जो नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट होगा वो जब क्लॉक देंगे तो ये डी जो वैल्यू आई है वही आपको आउटपुट में मिल जाएगी। तो आपकी इक्वेशन बनेगी ए टी प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स ए टी प्लस एक्स इंटू बी टी। तो ये तो पहला वाला आपका आउटपुट आ गया। अब दूसरा अपन बी टी के लिए इक्वेशन देखते हैं, क्योंकि ये तो ए डैश टी तो ए का कॉम्प्लीमेंट ही होगा, तो उसके लिए अलग इक्वेशन लिखने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बी टी के लिए आप देखिए, बी टी के लिए हम इक्वेशन देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इस एंड गेट के कौन कौन से इनपुट है। तो एक इनपुट तो यहाँ एक्स से आ रहा है और दूसरा ये जो इनपुट है ये यहाँ से आ रहा है, मतलब ए डैश टी यहाँ से फीडबैक हो रहा है इस एंड गेट को, है ना। तो इन दोनों के बीच का एंड ऑपरेशन
यहाँ पर डी को फीड हो रहा है, तो डी के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स ए डैश टी, इन दोनों के बीच एंड ऑपरेशन। तो यही वैल्यू आपको जब आप क्लॉक देंगे, जैसे ही क्लॉक देंगे, क्लॉक साइमल्टेनियसली दोनों फ्लिप फ्लॉप हो जाएगी, तो साइमल्टेनियसली आउटपुट चेंज होंगे। तो बी टी और ए टी की नेक्स्ट वैल्यू ए टी प्लस वन और बी टी प्लस वन होगी। तो ए टी प्लस वन के लिए तो आपने इक्वेशन अभी देख ली, तो बी टी प्लस वन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स ए डैश टी। ठीक है, तो ये दूसरे आउटपुट की आपकी इक्वेशन आ गई। अब हम यहाँ पर y के लिए इक्वेशन देखते हैं। तो y के लिए यहाँ पर ये जो गेट है, ये वाला आपका और गेट है, और इस और गेट के दो इनपुट हैं BT एंड AT। आप इनके कनेक्शन देख लेना कहाँ से आ रहे हैं। देखिए ये वायर देखिए, ये BT से आ रही है, और ये जो है ये वाली देखिए ये ऊपर AT से आ रही है। ये देखिए ये AT का कनेक्शन है, ये AT रिवर्स में जाके आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये AT से आ रही है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच प्लस लग जाएगा, तो AT प्लस BT इस और गेट का आउटपुट होगा। यहाँ पर x आ रहा है, x के बाद यहाँ पर नॉट लगा है, तो यहाँ पर x डैश आया, और ये दोनों इनपुट हुए हैं एंड गेट के, तो इन दोनों के बीच एंड ऑपरेशन हो जाएगी। मतलब y इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा x डैश एंड AT प्लस BT। तो ये आपकी तीसरी आउटपुट की तीसरी इक्वेशन आ गई। तो आपने अभी तीन इक्वेशंस देख ली, उनको हम लिख ले। तो अभी हमने जो तीन आउटपुट है उनके लिए जो इक्वेशन निकाली, AT प्लस वन इज इक्वल टू एक्स इंटू AT प्लस BT, BT प्लस वन इज इक्वल टू एक्स इंटू ए डैश टी, एंड y इज इक्वल टू एक्स डैश इंटू BT प्लस AT। तो ये तीन आपकी स्टेट इक्वेशन आ गई। अब इन यहाँ पर आप देखिए कि आपके टोटल इनपुट कितने हैं। कॉम्प्लीमेंट को आप काउंट नहीं करेंगे, तो टोटल इनपुट आपके 3 हैं, x है, a है और b है। तो a और b जब AT और BT होगा तो उसे हम प्रेजेंट स्टेट बोलेंगे, और AT प्लस वन और BT प्लस वन को हम नेक्स्ट स्टेट बोलेंगे। तो ये तीन हमारे आउटपुट हुए, y BT प्लस वन और AT प्लस वन, और x AT और BT हमारे तीन इनपुट हुए। तो तीन इनपुट के लिए अगर हम स्टेट टेबल बनाएंगे तो टोटल ऑप्शंस आपके 2 to the power 3 मतलब 8 होंगे, है ना। तो उन 8 ऑप्शंस के लिए हम आउटपुट लिख लेते हैं। तो इस तरह से हम अब इन स्टेट इक्वेशंस की हेल्प से हम स्टेट टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने स्टेट टेबल बना ली है, इसमें हमने प्रेजेंट स्टेट हमारी रिप्रेजेंट की है AT BT से, और हमारा इनपुट है x, है ना। तो ये तीन हमारे इनपुट हुए, तो इन तीन के हमने टोटल 8 ऑप्शंस लिख लिए हैं। देखिए 0 0 0 से लेकर 7 तक, 1 1 1 तक। तो ये हमारे टोटल 8 ऑप्शन हो गए। इन 8 ऑप्शंस के लिए हमारे आउटपुट हम देखेंगे, तो आउटपुट हमारी नेक्स्ट स्टेट हो जाएंगी AT प्लस वन BT प्लस वन, और आउटपुट हो जाएगा y। ठीक है, तो हमारे टोटल 3 आउटपुट होंगे, है ना। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम सबसे पहले AT प्लस वन की वैल्यू कैसे हमने एंटर की है वो देखते हैं। देखिए ये वाला कॉलम AT प्लस वन का, तो AT प्लस वन का कॉलम हम देखने के लिए आप AT प्लस वन की इक्वेशन को देखिए। AT प्लस वन की इक्वेशन यहाँ पर है x एंड ये ब्रैकेट, तो जहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी वहाँ पर AT प्लस वन की वैल्यू 0 होगी, है ना। और AT प्लस BT की वैल्यू जहाँ 0 होगी वहाँ पर भी AT प्लस वन की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पर आप देखिए इस टेबल में देखिए कि x की वैल्यू 0 है, तो AT प्लस वन की वैल्यू 0 है। जहाँ जहाँ x की वैल्यू 0 है ना, हमने वहाँ पर AT प्लस वन की जगह 0 एंटर कर दिया। और यहाँ पर देखिए ये वाले पर्टिकुलर केस के लिए x की वैल्यू 1 है, लेकिन यहाँ पर AT और BT दोनों की वैल्यू 0 है, मतलब AT प्लस BT की वैल्यू 0 होने के कारण AT प्लस वन की वैल्यू 0 होगी। और बाकी केसेस में क्या होगा कि x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू देखिए इसमें और इसमें 1 है, और AT प्लस BT की वैल्यू भी 1 आ रही है, तो इसलिए हमारे AT प्लस वन की वैल्यू भी 1 आने वाली है। तो यहाँ पर 3 जगह हमने 1 एंटर कर दिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमने BT प्लस वन का कॉलम कैसे एंटर किया। तो BT प्लस वन के कॉलम के लिए आप स्टेट इक्वेशन देखेंगे BT प्लस वन वाली, तो यहाँ पर देखिए BT प्लस वन इज इक्वल टू एक्स इंटू ए डैश टी है। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तब ऑब्वियसली BT प्लस वन की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। और जब AT की वैल्यू आपकी 1 होगी, मतलब ए डैश टी की वैल्यू आपकी 0 होगी, तब भी BT प्लस वन की वैल्यू 0 होने वाली है ना। तो अब यहाँ पर क्या आप देखिए, ये जो ये AT का कॉलम है ना, तो AT ये लास्ट के 4 केसेस में 1 है, मतलब ए डैश टी की वैल्यू 0 होगी। तो ए डैश टी की वैल्यू 0 होने के कारण इन चारों केसेस में BT प्लस वन, ये BT प्लस वन का कॉलम आ रहा है, इन चारों की वैल्यू 0 हो गई, राइट। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप कि x की वैल्यू इन 2 केस में 0 है, तो इसलिए यहाँ पर BT प्लस वन की वैल्यू फिर से 0 हो गई, क्योंकि वो एंड ऑपरेशन है x के साथ, इसलिए ये 0 हो गया। अब इसके बाद ये जो 2 बचते हैं, इन दोनों में 1 आया है। 1 इसलिए आया है क्योंकि x की वैल्यू 1 है, और AT की वैल्यू 0 होने के कारण ए डैश टी की वैल्यू 1 हो गई है, तो दोनों के बीच एंड से 1 आने वाला है, इसलिए यहाँ पर 1 आ गया, है ना। अब हम फाइनली देख लेते हैं आउटपुट y की वैल्यू हमने कैसे एंटर की है। तो y की वैल्यू देखने के लिए हमें y की इक्वेशन देखनी पड़ेगी। देखिए y की इक्वेशन क्या है, x डैश
इंटू ब्रैकेट BT प्लस AT। तो BT प्लस AT की वैल्यू जहाँ 0 होगी वहाँ पर y की वैल्यू 0 होगी, और x की वैल्यू जहाँ 1 होगी वहाँ पर भी y की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर x डैश है। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू जहाँ पर 1 है, देखिए ये x है, x की वैल्यू जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पर उन सभी जगह आप आउटपुट y को 0 लिख देंगे। तो आउटपुट y 0 है, 0 है, 0 है और 0, ठीक है। और ये वाला जो फर्स्ट वाला आपका फर्स्ट रो है, इसमें AT प्लस BT की वैल्यू 0 होने के कारण क्या होगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अब आपकी जो बची हुई केसेस बचते हैं यहाँ पर y के, उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसके अंदर ये 1 एंटर हो जाएगा। 1 क्यों आएगा, 1 आने के लिए क्या होगा, AT प्लस BT की वैल्यू 1 होगी, और x 0 होने के कारण x डैश की वैल्यू भी 1 होगी, इसलिए दोनों के बीच एंड ऑपरेशन होने के कारण यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा। तो इस तरह से आप स्टेट टेबल बना लेंगे, है ना। तो ये स्टेट टेबल को मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा, हाँ। तो अब ये जो हमने पूरी हमारी जो 8 इनपुट्स हैं, यहाँ पर हमारे सारे जो 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं इनपुट की, उसके लिए हमने आउटपुट लिख लिया है। तो इस स्टेट टेबल का हम एक कॉम्पैक्ट फॉर्म बनाएंगे, मतलब हमको एक और स्टेट टेबल बनानी पड़ेगी जो हमारी कॉम्पैक्ट फॉर्म में होगी, बिकॉज उस स्टेट टेबल के कॉम्पैक्ट फॉर्म से हमें स्टेट डायग्राम बनाना ईजी होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर, आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर A और B की जो प्रेजेंट स्टेट है वो 0 0 0 1 1 0 और 1 1 है ना। यहाँ पर सिर्फ इतना देखिए, 0 0 2 बार रिपीट हो रहा है, 0 1 2 बार रिपीट हो रहा है, 1 0 2 बार रिपीट हो रहा है, और 1 1 2 बार रिपीट हो रहा है। तो एक बार ये x इज इक्वल टू 0 के लिए है और एक बार x इज इक्वल टू 1 के लिए है। तो हम इसी टेबल को, ये नीचे जो टेबल है इस फॉर्म में बनाते हैं, मतलब AB जो हमारी प्रेजेंट स्टेट है वो अभी हम लिख रहे हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1, और इसके लिए अगर x की वैल्यू 0 हो तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, और अगर x की वैल्यू 1 हो तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए AB की वैल्यू अगर 0 0 है और x की वैल्यू 0 है तो नेक्स्ट स्टेट आपकी 0 0 होती है, और AB की वैल्यू 0 0 है और x की वैल्यू 1 है तो नेक्स्ट स्टेट आपकी 0 1 होती है। तो इसको हमने इस टेबल में इस तरह से लिखा है, देखिए प्रेजेंट स्टेट AB की 0 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 0 0 होगी, अगर x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है तो नेक्स्ट स्टेट 0 1 होगी। इसी तरीके से आप ये जो रेस्ट 6 ऑप्शंस बचे हैं इनको एंटर करते हैं, मतलब 0 1 AB की वैल्यू है तब x की वैल्यू 0 हो तो नेक्स्ट स्टेट 0 0, जब 0 1 प्रेजेंट स्टेट हो, x की वैल्यू 1 हो तो नेक्स्ट स्टेट 1 1। तो ये देखो यहाँ पर एंटर किया है, 0 1 है आपकी प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट 0 0 हो जाएगी अगर x की वैल्यू 0 हो, 1 1 हो जाएगी अगर x की वैल्यू 1 हो। इसी तरीके से हम ये 2 भी एंटर कर देंगे कि 1 0 अगर प्रेजेंट स्टेट है तो वो 0 0 हो जाएगी, अगर x की वैल्यू 0 हो वो 1 0 हो जाएगी अगर x की वैल्यू 1 हो। आप ये प्रीवियस जो टेबल बनाई थी उससे कंफर्म कर लेना। और 1 1 अगर हमारी प्रेजेंट स्टेट हो तो हमारी नेक्स्ट स्टेट 0 0 होती है अगर x की वैल्यू 0 हो, और 1 0 होती है अगर x की वैल्यू 1 हो। देखिए यहाँ पर चेक कर लें, ये हमारी प्रेजेंट स्टेट 1 1 है ना, और x की वैल्यू 1 है तो हमारी नेक्स्ट स्टेट हुई है 1 0। देखिए 1 1 है, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है तो हमारी नेक्स्ट स्टेट हुई है 1 0। ओके, तो अब यहाँ पर आप आउटपुट y को भी इसी तरीके से लिख लेंगे। आउटपुट y को भी हम लिख लेंगे कि आउटपुट y 0 होता है अगर x की वैल्यू 0 हो और प्रेजेंट स्टेट 0 0 हो तो आउटपुट y होता है। अगर प्रेजेंट स्टेट 0 0 हो, x की वैल्यू 1 हो तो आउटपुट 0 होता है। अगर प्रेजेंट स्टेट 0 1 हो, x की वैल्यू 0 हो तो आउटपुट 1 होता है। प्रेजेंट स्टेट 0 1 हो और x की वैल्यू 1 हो तो आउटपुट 0 होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे कि x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू, मतलब ये जो 8 y की वैल्यूज़ है ना, इसको हम स्प्लिट कर देंगे, इन 8 y की वैल्यूज़ को हम स्प्लिट कर देंगे। फॉर x इज इक्वल टू 0 के लिए हम चारों अलग लिख देंगे और x इज इक्वल टू 1 के लिए हम चारों अलग लिख देंगे। तो y की ये 4 वैल्यूज़ आई हैं फॉर x इज इक्वल टू 0 एंड दीज 4 वैल्यूज़ ऑफ y फॉर x इज इक्वल टू 1 इन डिफरेंट प्रेजेंट स्टेट। ठीक है, तो अब ये वाली जो आपकी कॉम्पैक्ट फॉर्म की स्टेट टेबल आई है ये आपको स्टेट डायग्राम बनाने में हेल्प करेगी। तो अब हम स्टेट डायग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं, स्टेट डायग्राम बनाने के लिए आप ये प्रेजेंट स्टेट के आप 4 सर्कल बनाएंगे। तो अब ये जो स्टेट डायग्राम हम बना रहे हैं इसमें देखिए ये हमारी प्रेजेंट स्टेट है, 0 1 हमारी प्रेजेंट स्टेट है, 1 0 हमारी प्रेजेंट स्टेट है। इसके बाद हमारी प्रेजेंट स्टेट का और ऑप्शन क्या हो सकता है, 0 1, और फोर्थ ऑप्शन क्या हो सकता है, 1 1। तो हमने यहाँ पर हमारी जो प्रेजेंट स्टेट है उनके सारे ऑप्शंस बना लेने हैं और उनको सर्कल के अंदर लिख लेना है। उसके बाद आपने अपनी स्टेट टेबल देखनी है जो कॉम्पैक्ट फॉर्म वाली है, जो मैंने यहाँ पर नीचे रखी है। तो देखिए आप इसको, प्रेजेंट स्टेट 0 0 जो होती है वो 0 0 ही रहती है अगर x की वैल्यू 0 हो, ठीक है, और x की वैल्यू अगर 0 हो तो आपके y की वैल्यू भी क्या आती है, 0। तो आपने क्या करना है, क्योंकि हमारी प्रेजेंट स्टेट चेंज नहीं हुई है तो आपने यहीं पर क्लोज लूप बनाना है कि 0 0 से ये क्या होती है, सिर्फ 0 0 ही रहती है। तो हमारी x की वैल्यू पहले आपने लिखनी है क्योंकि x आपका इनपुट है,
है ना, 0। और आपका आउटपुट क्या हो रहा है, यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो रही है, स्लैश करके आउटपुट की वैल्यू लिखते हैं। तो आउटपुट की वैल्यू भी आपकी क्या आ रही है, x की वैल्यू 0 होने पर y की वैल्यू 0 आ रही है, तो आप यहाँ पर 0 एंटर करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये वाली जो वैल्यू होती है, पहली वाली x की वैल्यू होती है, दूसरी वाली आउटपुट की वैल्यू होती है y की। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है। अभी आप सारे लिखेंगे ना, सारे अपन सारे एंटर करेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारी प्रेजेंट स्टेट अगर 0 0 हो तो हमारी नेक्स्ट स्टेट 0 1 होती है जब x की वैल्यू 1 हो। तो x की वैल्यू 1 हो तब y की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो अब आप 0 0 से कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, 0 1 पे। तो आपने क्या करना है, 0 0 से देखिए यहाँ पर 0 0 से 0 1 की तरफ एरो लगाना है। ये आपने एरो लगाया है ना। तो आपकी x की वैल्यू, पहले x की वैल्यू लिखनी है, तो 1 स्लैश आपके y की वैल्यू क्या आई थी, y की वैल्यू 0 आई थी। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू लिखनी है और यहाँ पर y की वैल्यू लिखनी है। और जो ये एरो होगा ये बताएगा कि ये प्रेजेंट स्टेट थी और ये आपकी नेक्स्ट स्टेट है। इनपुट x देने पर आपकी प्रेजेंट स्टेट 0 0 से 0 1 हो रही है और आउटपुट y की वैल्यू भी 0 हो रही है। ठीक है, इस तरह से में बचे हुए हमने ये यहाँ पर 2 केस एंटर किए हैं। अब टोटल हमारे 6 केसेस रिमेनिंग बचते हैं, जिनको मैं एंटर कर लेती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो मैंने ये अब बची हुई 6 स्टेट, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट बना दी है। तो ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट स्टेट डायग्राम हो गया है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हमारी प्रेजेंट स्टेट 0 1 हो, 0 1 हो तो यहाँ से निकलने वाली लाइनें और जो एरो पर जाएंगी वो नेक्स्ट स्टेट होगी। जैसे यहाँ से निकलने वाली सबसे पहले देखिए 0 1 से ये गए तो आपकी नेक्स्ट स्टेट होगी 0 0। अगर x की वैल्यू 0 हो तो आपकी y की वैल्यू 1 आ रही है ना, आप टेबल में चेक कर लेना। अब 0 1 हो आपकी प्रेजेंट स्टेट और x की वैल्यू 1 हो अगर, तो आपकी नेक्स्ट स्टेट आती है 1 1 और y की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर आपका प्रेजेंट स्टेट 1 0 हो, प्रेजेंट स्टेट 1 0 हो तो ये वाला एरो आप देखेंगे, प्रेजेंट स्टेट 1 0 हो तो 1 0 से अगर x की वैल्यू 0 हो तो आपकी नेक्स्ट स्टेट 0 0 होती है और y की वैल्यू 1 हो जाती है। और अगर 1 0 हो और आपका x का वैल्यू 1 हो तो नेक्स्ट स्टेट आपकी 1 0 ही रहती है और y की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, ये यहीं की यहीं लूप बन गया क्योंकि हमारी प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट चेंज नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि आपकी प्रेजेंट स्टेट अगर 1 1 है, प्रेजेंट स्टेट 1 1 है तो आप ये वाला एरो नहीं देखेंगे क्योंकि ये इसके टूवर्ड्स आ रहा है। यहाँ से जो जा रहे हैं वो वाले देख 1 1 जब प्रेजेंट स्टेट है और x की वैल्यू 0 है तो आपकी नेक्स्ट स्टेट होगी 0 0। ठीक है, और y की वैल्यू 1 होगी। 1 1 आपकी प्रेजेंट स्टेट है और x की वैल्यू 1 है तो आपकी नेक्स्ट स्टेट 1 0 होगी और y की वैल्यू 0 होगी। तो इस तरीके से आप गिवन सर्किट से यहाँ पर आपने स्टेट डायग्राम बनाया है ना। तो इसी तरीके के हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसमें हम डायग्राम से जो सर्किट डायग्राम से हम स्टेट डायग्राम बनाएंगे और इसका रिवर्स भी होगा कि हमें स्टेट डायग्राम दिए रहेंगे, उससे हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल एंड हेल्प अस टू ग्रो।